अस्सलाम नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका एक अरसा रहा है जर्नलिज्म के अंदर और उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने दिया क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी आज़ादी है, अपनी राय देने के लिए वो ना जाएँ। अपना माशाल्लाह वो यूट्यूब चैनल जाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब उस चैनल को जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उनके डेली व्लॉग्स को सुना करें। समीना बाजी आने का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है कि काफ़ी बिज़ी होती हैं आप, अपने बच्चों का भी ध्यान कर रही होती हैं, लेकिन हमारी बहुत ख्वाहिश थी आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए बिकॉज जितने भी हम जर्नलिस्ट से मिले हैं उनमें से किसी का इतना स्टोरीड पास नहीं था कि जहाँ पे वो एक मेजर चैनल के लिए काम कर रहे हों, अपने करियर के एक बुलंदी पे जा रहे हों। मसलन आई डोंट थिंक कि कोई भी इवनिंग ऐसी होती थी कि आप कोई ना कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ होता था इंटरनेट के ऊपर, चैनल के ऊपर। तो वहाँ उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जो आप बता सकती हैं कि रेजिग्नेशन आपने क्यों दिया, आपने जर्नलिज्म के प्रोफेशन को अलविदा एक तरीके से क्यों कहा, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को? मैंने पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने जर्नलिज्म को अलविदा कहा ही नहीं, मैंने तो जर्नलिज्म स्टार्ट ही अब किया है। ओके। मुझे तो ऑनेस्टली ये लगता है कि पहले तो 15 साल शायद नौकरी की है, अब जर्नलिज्म की है। क्योंकि पहले जो मेरा स्टार्ट था, आपको पता है एज ए न्यूज़ एंकर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो बेसिकली वो आपकी एक ऐसी जॉब है जिसमें आप मोर और लेस आपके जो बुलेटिन होता है, लिखा हुआ होता है, आप नॉर्मली उसी को जस्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो उस टाइप का मेरा वो था। हाँ, ये है कि उसमें भी मैं बीच में कई दफ़ा प्रोग्राम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, फील्ड वर्क और कुछ लॉन्ग ट्रांसमिशंस वगैरह करंट अफेयर की, तो ये सब मैं कंडक्ट करती थी। तो जाहिर है वो तो आप सब अपने तौर पे कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ग्रिप भी होती है। तो अब जो मैंने उसके बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो फिर मुझे लगा कि जिसमें आप एक बिल्कुल अपनी थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने इंट्रो देते हैं, तो आप अपनी भी थोड़ी सी ओपिनियन उसमें दे देते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जब मैंने डिजिटल मीडिया स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना आपने 100% जंप लगाई है, तो उस तरह का मुझे लगता है कि जिसमें मैं थ्रू आउट फिर मैंने अपनी जब ओपिनियन देना शुरू की और फिर उस पर जब मैंने काम किया, तो मुझे लगा जो डिजिटल मीडिया पे फ्रीडम मैंने इंजॉय की है और जो मैंने वहाँ पर एक अपनी प्रेजेंस को फील किया, तो वो उसके मुकाबले में तो मुझे लगा कि ये तो जर्नलिज्म ही अब स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो सिर्फ एक नौकरी थी। तो जो आपने क्वेश्चन किया उस पर बिल्कुल वो, हाँ, ये ज़रूर है कि बहरहाल टीवी पे आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी बात करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। तो उसमें असल में जो मेरा शो था उससे कोई इशू नहीं था, उसमें तो बिल्कुल एक नॉर्मल पैटर्न पे ही शो था, रेगुलेशन के मुताबिक। यस। लेकिन उस पे वो बेसिकली सिर्फ एक टूल के तौर पर यूज़ किया गया है, ये बताने के लिए कि आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा टाइट किया जा सकता है अगर आप अपने जो अदरवाइज सोशल मीडिया पर जो आपकी एक प्रेजेंस है उसको लिमिट नहीं करते या उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं करते। नहीं, वहाँ पे ऐसी कौन सी बातें आप कर रही थी जो मुश्किल थी? मुझे नहीं वैसे आइडिया होता कि ये क्यों किसी को बुरी लगती हैं क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से बहुत दूर रही हूँ बड़ा अरसा। बहुत से लोगों ने जब बहुत पहले से अपने ट्विटर अकाउंट बना लिए, जब ट्विटर होता था एक्स, उस वक्त भी मैं बहुत देर से मैंने ज्वाइन किया और मेरी कोई ख़ास वहाँ पे ऐसी प्रेजेंस भी नहीं रहती थी। बाद में जो मैंने अगर यूज़ भी किया, अभी तक भी मेरा ख्याल है मैंने कोई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स भी नहीं शायद बनाए होंगे और ना मैं हर जगह कुछ उस तरह से पोस्ट कर रही होती हूँ। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है और एक एक्स अकाउंट है जो कि मैं डायरेक्टली जिसको खुद मैं आई थिंक ज़्यादातर जर्नलिस्ट के यही दोनों एक्टिव होते हैं, ट्विटर और यूट्यूब। उसकी वजह ये कि मुझे लगता है ये मोर और लेस थोड़े सीरियस हैं ज़्यादा उसमें काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं इसको मतलब अपनी कोई तशहीर के लिए नहीं, मुझे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना मैंने उसको कोई अर्निंग के सोर्स से मैं नहीं सिर्फ देख रही। हाँ, यूट्यूब से तो ऑफ कोर्स एक अर्निंग आपको होती है जो कि शुक्र है कि होती है अदरवाइज़ तो अगर नौकरी चली जाए तो जैसे पहले के दौर में तो जब डिजिटल मीडिया नहीं था तो जर्नलिस्ट बेचारे तो सड़क पर आ जाते थे नौकरी से निकल जाते ऐसे होता था? हाँ, तो डेफिनेटली। अब तो ये है कि मैं नौकरी से मेरी नौकरी चली भी गई है, तो मुझे ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गई हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कम से कम अर्निंग मेरी यूट्यूब से इतनी हो जाती है कि मैं अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं कम से कम मैं उसको रन कर सकूँ। जाहिर है मेरे हस्बैंड हैं, वो अपना काम करें, तो इस तरह से फिर मिल मिला के कुछ गुजारा हो जाता है। लेकिन ये है कि जाहिर है जब ये ऑप्शन आपके सामने हो कि आप या तो नौकरी कर लें या फिर जर्नलिज्म कर लें,
तो फिर मैंने सोचा कि जर्नलिज्म ही कर लेते हैं, तो फिर मैंने जर्नलिज्म को चूज़ किया। अब जो आपका एक डेली का वीलॉग तकरीबन आता है, आई थिंक शायद ही कोई दिन हो जो स्किप हुआ हो, उसकी तैयारी आप किस तरह करते हैं? मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए कि आप एक जब मेन स्ट्रीम चैनल में होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, रिसर्चर हो सकता है, लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप कैमरामैन भी खुद ही होते हो, रिसर्चर भी खुद ही होते हो, तो थॉट प्रोसेस क्या होता है, कौन सी खबरें आज कवर करनी है? अच्छा, एक तो मैं दिन के 2 व्लॉग्स करती हूँ। Yes, और उसमें एक तो जो मेरा व्लॉग होता है वो तकरीबन शाम में अपलोड हम करते हैं, जिसमें जो दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादातर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं या इस टाइप की चीज़ें, तो वो आपकी ज़्यादा कवर हो जाती हैं। और शाम में जो है वो मेरा थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल बेस होता है, जिसमें मैं फिर एक ओवरऑल अपना एक एनालिसिस भी दे देती हूँ, और उसके अंदर फिर कुछ और जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो है तो मेरा प्योरली आप कह सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। मैं बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ या क्राइम स्टोरीज़ या इस टाइप की भड़कती हुई खबरें ज़रा ये तो मैं सेलेक्ट नहीं करती। ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी चूँकि पॉलिटिक्स में है और करंट अफेयर की उस तरह से, उसमें फिर मैं ज़रा ज़्यादा इन रहती हूँ। तो फिर मैं उसके लिए जो मेरी तैयारी है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो देख लेते हैं, वो शेयर हो जाती हैं। ट्विटर को ज़रूर फॉलो करती हूँ मैं, कि वहाँ पर भी न्यूज़ बड़ी तेज़ी से आपको पता है कि आ रही होती हैं, उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो भी चीज़ें देख रहे होते हैं। पहले तो मैं टॉक शोज़ की भी काफ़ी ज़्यादा एक तादाद थी जो पूरे टॉक शोज़ भी देख लेती थी। अब मैं ज़रा उतने ज़्यादा नहीं देख पाती। ज़्यादातर जो क्लिप वगैरह वायरल होते हैं, अगर उसमें कोई बात हो स्पेसिफिक, तो वो फिर देख लें, क्योंकि अब इतना ये सब कुछ इतना मोनोटनस हो चुका है कि अभी आप गेस्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है इसने क्या बोलना है, तो अब ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत ही नहीं रह गई है। तो ये है। और यस, कुछ हेडलाइंस वगैरह सुन लेते हैं टीवी पे कि टीवी क्या नैरेटिव दे रहा है, तो उसकी क्या हेडलाइंस हैं, तो इस तरह से फिर ये आपने बात सही की है। एक टीवी का नैरेटिव होता है, फिर एक यूट्यूब का अपना नैरेटिव होता है, फिर ISPR का अपना नैरेटिव होता है, लेकिन एक पूरी वेव है। ISPR और टीवी का एक ही नैरेटिव ये होता आप कह रही, मैंने नहीं कहा, इससे मीना आप कह रही, लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं, जितनी जर्नलिज्म कम्युनिटी मेन स्ट्रीम के अंदर है, यानी कि जो मेन स्ट्रीम टीवी पे आते हैं, वो अपने जब पर्सनल वीलॉग्स में भी आते हैं तो वो 2 क्लासेस बनाते हैं। वो कहते हैं एक जी हम जर्नलिस्ट हैं और बाकी लौंडे लपाड़े हैं जो काम करें। मंसूर भाई ये अक्सर बात करते हैं, ये फ़र्क क्या है एक्चुअल जर्नलिस्ट में और जो बंदा जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ कर रहा है, न्यूज़ के बारे में तबसरा कर रहा है, वो डिफरेंस क्या होता है, और क्या दोनों की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत बहस छिड़ी हुई है कि जी ये मिस इन्फॉर्मेशन होता है, ये डिस इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये कैसे ऑपरेट करेगा? देखिए, पहले तो जो ये एक फ़ियर है ना कि जी फेक न्यूज़ आ गई या डिस इन्फॉर्मेशन आ गई तो ये पता नहीं अब क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये इसको फ़ियर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया गया है। ये जिस प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आ रही है ना, तो फिर अगर गलत न्यूज़ उस पर आ रही है तो सही न्यूज़ भी उसी पर ही आ जाती है। अगर आप एक चीज़, अभी मैं कोई फेक न्यूज़ शेयर कर दूँ तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, शायद ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, उससे पहले ही उसका रिबटल आ जाएगा, कोई ना कोई बता देगा भाई ये गलत बात है, ये फेक न्यूज़ है, ये इस तरह से चीज़ है। तो ये कोई इतना वो मसला नहीं है। जहाँ तक ये न्यूज़ की बात है तो उस पर्सपेक्टिव में बात है, जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है, उसमें हर एक की फिर अपनी एक राय है, और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो यही है कि आप किसी न्यूज़ या हालात वाक़यात को देखते हुए अपना एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं कि ये चीज़ जो है वो मुझे ठीक लग रही है और ये चीज़ मुझे गलत लग रही है। अब वो मेरा एक एनालिसिस है। देखिए, एक होती है इन्फॉर्मेशन, मैं ये कह दूँ कि जी ये चीज़ इस तरह से ये हुई है, वो गलत हो सकता है कि वो इस तरह हुई नहीं है और मैंने गलत रिपोर्ट कर दिया है, उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग। एक होता है मेरा एनालिसिस है कि मैं ये समझती हूँ कि जी फ़लाँ जो शख्सियात हैं ये मुल्क के लिए इस वक्त बेहतर नहीं सोच रही हैं, और मेरे ख्याल से ये जो कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, यूँ किया जाए तो मुल्क के लिए बेहतर। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, मेरी अभी ओपिनियन है। तो ये हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी एक ओपिनियन रख सकता है। अगर कोई भी शहरी है वो अगर अपनी ओपिनियन रखता है और वो उसको अपने किसी प्लेटफॉर्म से दूसरों तक भी पहुंचाता है, तो ये भी उसका राइट है। और उस ओपिनियन से कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या उसको कितना इनकरेज करते हैं या उससे कितना इत्तेफाक करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है कि उनको मेरी बात अच्छी लग रही है या उनको आपकी बात अच्छी लग रही है, तो ये उनकी अपनी एक चॉइस है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन हम लोग इसको यूँ समझते हैं कि जैसे अगर कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है तो या तो उसका लाजमन कोई एजेंडा है या उसकी जो है वो बिल्कुल कोई उसके पीछे कोई इल विश है या जो भी आप उसको कह लें, तो उसको हम एक दुश्मन बना के अगर इस तरह से समझना शुरू कर दें
हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लाइंस क्रॉस होती हैं जब लोग वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालम गलोच करते हैं, बाज़ अब तो वो AI जनरेटेड पता नहीं कितनी Deepfake चीजें इस बना तरह लेते की हैं। चीज़ें, तो ज़ाहिर है ये तो कोई इसको तो लेकिन ये appreciate इलीगल नहीं है, कर सकता। ये इलीगल मैं है। यही कह रही हूँ ना, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ये इलीगल, आप इन चीज़ों को तो नहीं किसी भी तरह डिफेंड कर सकते, बल्कि सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। बाकी एक जो हमारी हुदूद व क़यूद होनी चाहिए, अखलाकी भी, कानूनी भी, आइनी भी, उसके अंदर रहते हुए हम जितना चाहें मर्जी इख्तलाफ कर सकते हैं या अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उसकी इजाज़त भी होनी चाहिए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ये चीज़ बताएं कि टीवी चैनल पे वही होस्ट एक और बात करता है, निजी चैनल पे वो एक और बात करता है। और बहुत सारे तो अब टीवी एंकर से कॉन्ट्रैक्ट्स में ये भी आ रहा है कि आपने यूट्यूब चैनल्स नहीं बनाने अपने ज़ाती, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने अपनी पॉडकास्ट भी ऑनलाइन लॉन्च कर दी हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम टॉप 3-4 सबसे वॉच्ड न्यूज़ स्पेक्ट्रम के चैनल्स की बात करें तो एक ज़ाहिर बात है इमरान रियाज खान साहब का है, एक मंसूर अली खान साहब का है, एक बहुत बड़ा चैनल मतीउल्लाह जान साहब का है, और इस तरह 3-4 और सहाफ़ी हैं। इनमें से जो वाहिद इस वक्त मेन स्ट्रीम न्यूज़ में काम कर रहे हैं वो मंसूर अली खान साहब कर रहे हैं। बाकी सारे इमरान रियाज खान साहब पता नहीं पाकिस्तान में हैं भी कि नहीं इस वक्त, और मतीउल्लाह जान साहब भी बेचारे अक्सर धक्के ही खा रहे होते हैं। हमारा जो जितना, और ये मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाएं, और बेशक आप खुल के बात करना है तो कर सकती हैं। जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं वो कौन सा दूध के धुले में? अगर हम हर न्यूज़ चैनल का माजी देखें कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च जियो ने किया, जियो ने बाकायदा उस वक्त ISPR के डायरेक्शंस पे हर टॉक शो में उनको शामिल किया, बाद में वो गलती मानी भी। तो फिर ये लोग जब खड़े हुए कहते हैं कि जी हमें बेहतर पता है कि खबर कैसे बनती है, क्या बनती है, तो वो थोड़ा रिडिकुलस हो जाता है मानने के लिए कि भाई आप ही की माजी गलतियां देख के आज डिसइंफॉर्मेशन की पॉलिसियां बन रही हैं। इट्स नॉट लाइक सोशल मीडिया आज से 15 साल पहले एग्जिस्ट करता था। तो इस वक्त जब पूरी दुनिया सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ टर्न कर रही है तो पाकिस्तान इसको भी दबाना चाह रहा है। पंजाब के अंदर डेफमेशन का एक्ट आया, हालांकि उस पर मुकदमे कोई नहीं हुए अभी तक। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज़ से। नहीं, वो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर वो दे दिया था, स्टे दे दिया था ना, तो इस वजह से फिर आगे ठीक है। पर ये ज़्यादा निज़ाम देर चल नहीं सकता। आप कब तक लोगों की आज़ादी राय दबाएंगे? इसके अंदर जब ऐसा मौका आता है जैसे 26 नवंबर, अब हम स्पेसिफिक इंसिडेंट पे आ जाते हैं जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी। कोई कहता है 100 लोग शहीद हो गए, कोई कहता है 12 लोग शहीद हुए, कोई कहता है कोई वहाँ पे शहीद हुआ ही नहीं। आपका मिनिस्टर खड़े हुए कहता है कोई एक भी लाश नहीं, खून है ही नहीं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हर कोई डिफरेंट नैरेटिव पंप आउट कर रहा है तो जो कंज्यूमर है वो क्या करे? देखिए, एक तो अगेन वही बात है कि जो हर कोई अपना अपना नैरेटिव दे रहा है, तो अल्टीमेटली तो चॉइस कंज्यूमर की है कि उसको किसकी बात में वजन लग रहा है। क्योंकि जो भी कोई ओपिनियन अपनी दे रहा है तो उसके पास उसको बैक करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्स, कोई दलाइल, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ तो शवाहिद होंगे। अब अगर कोई बिल्कुल ही हवाई बात कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को फील हो जाता है कि भाई ये इसकी बात में कोई वजन नहीं लग रहा, ये बात तो कह रहा है लेकिन इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब आप देखिए, जैसे आपने 26 नवंबर की बात की है, तो अगर कोई अब ये कहे कि जी सिरे से गोली ही नहीं चली, तो ये तो नहीं कोई भी सारिफ मान सकता, कोई भी जो यूट्यूब पे देख रहा है उस तरह, क्योंकि उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके तमाम जो फील्ड पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो खुद इस बात को कितनी दफ़ा गवाही दे चुके हैं कि जी वो हैं। और वीडियोस सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं, इंटरनेशनल मीडिया के पास भी मौजूद है जो वो उनके भी रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं। तो अब ये तो सिरे से ही एक झूठ है। अब इसका मतलब है आप ये झूठ साफ बोल रहे हैं कि जी गोली नहीं चली, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जी कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, तो फिर
वो भी वीडियोस हम देख रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे शहीद हुए ले जाए जा रहे हैं, फिर जो 12-13 शहादतें इनकी जो पीटीआई वाले अपने बता रहे हैं, उनके हमने जनाजे भी देख लिए, उनके नाम लोगों को पता है, एड्रेस पता है, लोग जा भी रहे हैं, उनको जो भी है वो भी हमें नज़र आ। अब आ जाते हैं उससे बढ़कर एक और उस पर कि जी सैकड़ों लाशें। हाँ, ये जो है ये एक थोड़ा सा आपका एक ऐसा आप कह लें कि फिगर है जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये डाउटफुल सी बात है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। अब इसके लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, मैं ये सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अदरवाइज तो इसमें जो लीगली होना चाहिए ना रियासती सतह पर, वो तो बड़ी स्ट्रेट बात है ना कि अव्वल तो ये वाकया ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हो गया है तो इसको अब हर एक का अपना अगर मौक़िफ़ है तो फिर आप उसके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, आप जिस तरह भी उसको एक सारी फरीक जो है उनकी रजामंदी से एक कंसेंसस के साथ एक बॉडी बनाए जो कि उसको इन्वेस्टिगेट कर ले। तो रियासती सतह पे तो ये होना चाहिए। अब मैं चूँकि आपने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी है तो मैं उस पर बता रही हूँ कि अगर वो इसको अपने तौर पे एनालाइज करना चाह रहे हैं कि भाई एक बंदा कह रहा है या सैकड़ों लाशें, एक बंदा कह रहा है कि जी सैकड़ों लाशें नहीं हैं, तो क्या अब उसके ऊपर फिर जो है आपको मुख्तलिफ वो देखने पड़ेंगे कि वहाँ के हालात व वाक़यात बताने वाले लोग, वो शवाहिद क्या हैं, क्या वैसी वीडियोस मौजूद हैं, जो वहाँ पे लोग गए हुए थे उनका क्या कहना है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो वहाँ पर ज़ख्मी लाए गए उनकी तादाद क्या थी, क्यों वहाँ से रजिस्टर गायब हुए, क्या उस रात किस किस जो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से क्या क्या ट्वीट्स आए थे, उन्होंने पहले क्या इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आपने मोहसिन नकवी साहब किया था तारड़ की स्टेटमेंट उससे पहले सुनी गई, 5 मिनट फायरिंग हो जाए तो सारे इतना हो जाए। आप मुख्तलिफ फिर वो उसके हिसाब से जो है ये सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं कि भाई जब बगैर गोली चलाए तो ये नहीं हो सकता कि आपने इतना बड़ा जो मजमा है वो डिस्पर्स कर दिया। वो लोग जो शेलिंग वेलिंग 3 दिन से खा रहे थे आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो खुद ही डिस्पर्स हो गए? ऐसे तो नहीं होता ना, ज़ाहिर आपने कुछ ऐसा अनयूजुअल किया है तो वो डिस्पर्स हुए, और वो आप दिन से ही उसकी जो चीज़ें थी वो हम देख रहे थे। अब रात में जो कोई एक ऐसा कोई हुआ है कि अगर कोई बिल्कुल अंधी फायरिंग हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ है, ये अब चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती जब तक कि मेरे पास कोई एविडेंस ना हो। और मेरा ख्याल है एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के अगर मेरे पास उसके बारे में कोई हतमी एविडेंस नहीं है तो मुझे वो बात नहीं, हाँ मैं ये ज़रूर रिपोर्ट करूँगी कि पीटीआई को ये खदशा है कि उसके सैकड़ों कारकुन शहीद हैं, तो अगर उनको ये खदशा है क्योंकि अभी तक उनके लोग मिसिंग हैं तो फिर इस चीज़ के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपने एक जजमेंट से, कॉमन सेंस से, जो आपके पास गिवन सर्कमस्टांसेस में शवाहिद होते हैं, कुछ भी एविडेंसेस हैं, उसके थ्रू आप एक अपनी ओपिनियन बना लेते हैं कि इतना लग रहा है कि इसमें कुछ बात में वजन है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो वैसे आपकी राय में, आपके ख्याल से क्या नैरेटिव कौन सा वाला हुआ है आपकी अपनी राय में? इस वक्त तो पीटीआई का नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है हर जगह पे। जैसे अगर वो ये कह रहे हैं कि मैसिव रिगिंग हुई है तो ये जो आपकी यानी 8 फरवरी के इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो वही नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है क्योंकि मुझे और आपको भी पता है और इस पे तो हमने खुद सबूत देखे हुए हैं और वो उसके बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, तो हमें पता है कि जी रिगिंग हुई है। तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब ये एक ओपन फैक्ट है, जाहिर है हुकूमत तो नहीं आके मानेगी हाँ, लेकिन सबने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये एक जो है वो ओपन फैक्ट। इसी तरह नून लीग के वजीर खुद कहते हैं आप 18 का वापस कर दें, हम 24 का वापस कर देते हैं, ये उन्होंने खुद कहा है, तो ये इससे ज़्यादा क्या तस्लीम करें? दूसरा इसी तरह से जो ये वाला अगर नैरेटिव आप देखेंगे जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो कहते हैं ये सारे बोगस केस हैं, हुकूमत कहेगी नहीं जी बड़े अच्छे केस। अब उसको भी आप जब फैक्ट्स के साथ चेक करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको पीटीआई का नैरेटिव प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा होता है। अब ये 26 नवंबर का जो वाक़या है उसमें आप जब फैक्ट्स, तो उनका एक तो ये कि उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, और दूसरा इस वक्त अवाम की मैसिव सपोर्ट चूँकि इमरान खान और उन लोगों के साथ है, तो इस वजह से वो उनके ओपिनियन को ज़्यादा इनकरेज करते हैं या उसको ज़्यादा बाय करते नज़र आते हैं। तो इसलिए अभी तो इस तरह ही है कि हाँ अगर आप उनके ओपिनियन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर सॉलिड फैक्ट्स के साथ सामने आना पड़ेगा, आपको फिर जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर उनका भी एतबार हो उन जजेस के ऊपर। और अगर वो आके ये कहते हैं कि जनाब नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो फिर अल्टीमेटली जाहिर है ये आप जो सच्चाई है वही प्रिवेल कर रही होगी। भले आप थोड़े लोग हैं कहने में, लेकिन अगर सच आपके पास है तो फिर आपका सच जो है वो प्रिवेल कर रहा होगा। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से अभी तो खैर सोशल मीडिया पर राज है पीटीआई का, तो वो जो नैरेटिव देते हैं यहाँ पे हुकूमत
और कई सहाफ़ी और कई जो क्रिटिक्स हैं पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि ये लोग नंबर्स के ज़रिए ओवरवेलम करते हैं सिस्टम को, चाहे वो किसी भी नैरेटिव को पुश करना हो, वो सच है कि नहीं मैटर नहीं करता। कई वीडियोस पीटीआई लगाई हैं जो पुरानी भी थी, फेक भी थी, एआई जनरेटेड भी थी, स्पेशली बॉयकॉट फौजी प्रोडक्ट्स के केस हैं, वो तो तकरीबन सारे ही जो उन्होंने पोस्टर वाली तस्वीरें लगाई थी वो सारी एआई जनरेटेड थी। तो जहाँ पे एक डिजिटल वॉरफेयर हो रही है दुनिया भर में हो रही है अकेले, अच्छा एक चीज़ जो सबको मेरे ख्याल से समझनी भी चाहिए कि डिजिटल वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, एक बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है। इस सिचुएशन के अंदर नज़र ये आता है कई लोग इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं आपके सिस्टम में, और शायद रियासती इदारों में कॉन्फिडेंस अवाम का इतना कम हो गया कि उनके मुंह से जो बात निकलती है ये तो झूठ ही होगा, और फिर हम सच कहीं और तलाश करते हैं। इस गैप को गवर्नमेंट कैसे ब्रिज कर सकती है? लेट्स से नून लीग गवर्नमेंट आ गई है, सही है गलत है एक बात की बात है, लेकिन अवाम और गवर्नमेंट गैप कैसे अपना ब्रिज करे? सबसे पहली बात ही वो है जिसको आप कह रहे हैं बात की बात है। देखिए, जब आप लेजिटिमेट तरीके से आए ही नहीं तो कैसे उसको हकीकत को तस्लीम किया जा सकता है? फिर आप जब एक बुनियाद ही एक चीज़ की ख़राब है अगर, तो फिर उसके ऊपर आप अगर इमारत तामीर करें तो वो इमारत तो नहीं ठहर सकती। इसमें बाबा जी यहाँ पे फिर ये बात है कि 2018 में पीटीआई भी गलत तरीके से आई थी। अच्छा, इस पे मेरा वैसे इत्तेफाक आपके साथ उतना नहीं है। मैं नहीं ये समझती, मैं ये भी नहीं कह रही कि उनको उस वक्त बैकिंग नहीं थी, ना मैं ये कह रही हूँ कि उसमें वो 2018 का इलेक्शन में कोई एक वोट इधर से उधर नहीं हुआ बड़ा परफेक्ट, मैं ये भी नहीं कह रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 2018 और 2024 के इलेक्शन को कंपेयर करना या ये सोचना कि चूंकि जितना वहां खराबी थी उतनी वहां खराबी है, ये टोटली अनफेयर है। बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2018 के इलेक्शन को 2024 के इलेक्शन के आसपास भी कहीं समझ सकें। उसमें हुआ हो सकता है कि 5-7 सीटों का फर्क हो, मे बी कोई इधर उधर हुआ हो, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था जो इस दफा है। तो इसलिए ये पहले तो ये कंपैरिजन ही गलत है। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त भी इमरान खान की सपोर्ट थी, लोगों ने वोट किए थे, उस वक्त भी इमरान खान 5 हलकों से जीते थे, उस वक्त भी पीटीआई की एक वेव थी, उनके जलसे भी बड़े हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि जलसों में कोई बंदा नहीं आ रहा और जनाब वैसे इलेक्शन जीत गए। और वहाँ पे कहीं किसी एक हलके में फॉर्म 45 फॉर्म 47 का कोई रौला नहीं। अब आप 2018 के इलेक्शन की अक्सर नून लीग की बात करते हैं, कभी आप उनसे सवाल करेंगे कोई 5 हलके बता दें जो आपको लगता है कि वो आप जीते हुए थे और पीटीआई को हरा दिया। मैंने खुद ये सवाल एक दफ़ा किया नून लीग से मतलब एक टॉक शो में, तो उनको 5 हलके नहीं पता थे सिवाय कासिम खान सूरी का हलका जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे आ गया था। अदरवाइज इनके पास कोई हलके नहीं बताने। अब आप मुझसे पूछिए कि 2024 में कितने हलके हैं, लाहौर में हम 3 गिनवा देंगे, ठीक है ना? तो ये होता है, एक होता है कि ये नैरेटिव बनाया गया कि ये जी सारा ही रिग होके इलेक्शन तो पता नहीं मुसल्लत हो गया और सिलेक्टेड हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। यस, इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की इमरान खान को लाना चाहती थी। यस, उनके लिए जो आपके इत्तेहादी थे वो अरेंज किए गए। जहांगीर तरीन साहब ने करके वो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल करवाए गए, लेकिन वो जीते हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे जिनको पीटीआई में शामिल करवाया, और जो इत्तेहादी जमातें थी उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया कि जी आपने इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी है। तो ये हुआ था 2018 में। आप 2024 में क्या कर रहे हैं? जो 4थे नंबर वाला बंदा हरा हुआ है आप उसको जितवा रहे हैं। ये नहीं हुआ था 2018 में। ये नहीं हुआ था कि आपने 100 से ज्यादा हलकों के ऊपर टोटल बेईमानी करके, और मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि कराची में 20 सीटें, मतलब एमक्यूएम के 5000 वोट नहीं है कहीं पे, और आपने उनको सीटें थमा दी। आप मुझे बताएं 2024 के इलेक्शन के बाद से जब से ये गवर्नमेंट बनी है आपको कहीं एमक्यूएम का कोई आवाज आती, कोई चूं चुरा नजर आती है? क्यों? अगर 20 सीटें उन्होंने जीती हुई हो ना, आप बिलीव करें कि वो आपको वो 2 सीटें उन्होंने सही जीती हो ना, तो वो आपको वहाँ पे टिकने नहीं देते किसी को, मौके दिखाने से बाद ना टिकने ना दें। कहीं आपको किसी जगह उनकी शक्ल भी नजर आती, किसी टॉक शो में नजर आती, कहीं डिजिटल मीडिया पे नजर आती, किसी कैबिनेट में नजर आती है, कहीं चुप करके बैठे। क्यों? सबको पता है कि जाली फॉर्म 47 लेके बैठे हुए। इसी तरीके से बाकी भी आप देख लें कि ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें 2024 और 2018 के इलेक्शन में, तो मैं तो पहले इसी बात से इत्तेफाक नहीं करती कि ये कह लिया जाए कि चूंकि उस वक्त, मतलब ये बिल्कुल इसी तरह बात है कि मैं कहूँ कि जी चूंकि 2018 में मैंने आपकी उंगली काटी थी तो लाओ मैं आपका अब सर काट दूं, मुझे ये हक हासिल है। इतना डिफरेंस है। ठीक है,
तो हाँ, उनकी बैकिंग थी, वो लाना चाहते थे, वो ये ठीक है। उस वक्त भी इमरान खान को चाहिए था कि वो नहीं उनके साथ अच्छा, आपकी हैंडशेक ये करके राय है कि आगे उस वक्त हैंडशेक नहीं करना चाहिए था? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उस वक्त इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब चूँकि करप्ट हैं, तो फ़ौज अब इनसे जान छुड़ाना चाहती है, और फ़ौज खुद जो है वो बिल्कुल खैरख्वाह ही है पाकिस्तान की। तो अगर ये मुझे यानी खान साहब को भी हिस्ट्री का मुताला कमज़ोर था? नहीं, थोड़ा जाहिर है उन्हें भी आइडिया तो है चीज़ों का, डिक्टेटरशिप का ये वो, लेकिन उनको ये लगता था कि जो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये मेरी इस पे उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि 2018 में उनको ये लगता था कि जी ये लोग अब इनसे आजिज़ आ चुके हैं क्योंकि ये करप्ट पॉलिटिशियन है और इस तरह, तो ये इसलिए जो हैं अब वो मुझे बैक कर रहे हैं, और मैं तो पॉपुलर भी हूँ और मैं तो खुद पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, लिहाजा अगर मुझे कोई थोड़ा पुश मिल भी रहा है तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो रियलाइज़ करते हैं कि वो उतना सा पुश भी उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, जो उनकी एक जैसे आपने बताया कि टीवी पे ब्रांडिंग होती थी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं था कि इमरान खान कोई ज़ीरो था और एकदम जी फौज ने ला के उसको जी बड़ा हीरो बना दिया। वो अपनी ऑलरेडी अपनी जिंदगी में एक बहुत अचीवर था, बहुत हाईली बड़ा सक्सेसफुल थे, हाईली मशहूर थे, हाईली पॉपुलर और थे। जहाँ तक अगर ये और अगर चलिए हम इस पे भी आ जाते हैं अब कि अगर ये उनका कसूर था कि उन्होंने फौज की बैकिंग कबूल की तो क्यों की, तो अगर ये कसूर है तो ये तो फिर हमारे हर पॉलिटिशियन का ही कसूर है ना। फिर आप नवाज शरीफ साहब को ले लें, फिर आप भुट्टो साहब भी इवन शुरू में, और उसके बाद फिर वो अयूब खान के तहत आए थे वो। तो कहने का मकसद ये, तो फिर ये बैकिंग कौन से पॉलिटिशियन को रही? क्या आप नहीं समझते कि एमक्यूएम के लोगों को फौज की बैकिंग? मैं तो समझता एमक्यूएम बनाई ज़िया-उल-हक ने थी। ठीक, फिर आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या उनको एस्टैब्लिशमेंट? मौलाना के खिलाफ बात ही सुनेगा, हो तो आपके मुल्क में कौन सा सियासतदान है जो कि फौज के साथ एक हैंड इन हैंड नहीं चला? इवन जब नवाज चले इमरान खान तो फिर भी पहले से ही एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, नवाज शरीफ साहब तो कहीं से कोई बड़ी शख्सियत पहले से नहीं थे, उनको तो बाकायदा फिर एक शख्सियत बनाया गया। फिर विद टाइम उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में कुछ अच्छे भी काम कर लिए होंगे, कुछ बुरे भी किए होंगे, जो भी, लेकिन द थिंग इज़ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो फिर डेमोक्रेसी के लिए उनकी जहाँ पे उन्हें लगता था कि वो स्टैंड लेते थे, जब तक वो खुद वज़ीर आज़म होते थे तो वो फौज को आंखें भी दिखा लेते थे, लेकिन द मोमेंट वो अपोजिशन में जाते थे तो वो फिर उन्हीं के साथ हैंडशेक करते रहे हमेशा, यही हमने देखा। वैसे आपको लगता है इमरान खान जमहूरी सोच का? इमरान साहब जो हैं वो डोमिनेटिंग हैं, उनकी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग है। वो लोगों की ओपिनियन बाकी लोगों की निस्बत मेरा ख्याल है ज़्यादा सुन लेते हैं, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातों की बात की जाए तो उनमें से तो फिर भी पीटीआई में ये आपको एक नज़र आती है कि वहाँ पे कोई कंसेंसस हो जाता है या कोई लोग अपनी भी फैमिली के अलावा राय भी होती है। हाँ, बेसिकली एग्जैक्टली। तो अगर आइडियल है, नो, बहुत आइडियल डेमोक्रेसी है पीटीआई में, नो, इमरान खान साहब डोमिनेटिंग हैं और वो सबको पता है, लेकिन जो बाकियों की दो की निस्बत अगर आप देखें तो येस पीटीआई में आपको थोड़ी बहुत उसमें फिर भी नज़र आती है कि कोई अपनी ओपिनियन दे देते थे, और जो लोग उस पर कभी हो सकता है वो मान भी लेते हो, तो ज़ाहिर है जो उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर इस पर ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन खान साहब जो हैं वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, और फिर एक उनका जो वो अपना एक पर्सनैलिटी का खासा है कि वो फिर उस अपनी किसी बात पे अगर अड़ जाते हैं तो वो उसके ऊपर फिर डिटर्मिनेंट खड़े भी रहते हैं। अब कोई उसको जिद्दी कह ले, कोई उसको डिटर्मिनेशन कह ले, वो जो मर्जी लफ्ज़ अपना दे सकता है, लेकिन ये है कि वो अटके हैं तो अटके। अभी क्या कहते हैं, जब खान साहब अटके हुए हैं, मुल्क भी अटका क्योंकि आई बिलीव 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, PDM-1 आई, अब PDM-2 आ गई है, मईशत फंसी हुई है, फॉरेन रिलेशन तक फंसे हुए हैं। अब तो ट्रंप साहब आ गए हैं तो वहाँ तो कोई मामला थोड़े अजीब ही लग रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कभी पता चलता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी पता चलता है मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बात कहाँ अटकी हुई है, बात कहाँ फंसी हुई है कि खान साहब बाकी ना, बाकी सियासतदान 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद कोई ना कोई समझौता डील बना के किसी न किसी कंसेंसस पहुंचते हैं और फिर मुल्क आगे चल पड़ता है। अभी ऐसे लगता है खान साहब ने भी कहा मैं मुल्क चलने दूंगा, तो आसिम मुनीर साहब भी कहते हैं बेफिक्र हो जाए, मैं भी चलने नहीं दूंगा। तो वो दोनों आपस में खड़े हैं और घास पिसी जा रही है। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए इंशाल्लाह रिजल्ट तो अच्छा निकलेगा। मैं तो एक होप रखने वाली बंदी हूँ, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बेहतर ही हो पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो आप ये बात करें ना कि इसको किस तरह से होगा, क्योंकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं लेकिन इस तरह उस तरह, अब अगर आप एक मेंटालिटी देखें ना
तो खान साहब के हवाले से लोगों का ख्याल ये था कि इन्होंने एक बहुत आराम पसंद और इस तरह की जिंदगी प्रिविलेज्ड लाइफ गुजारी है, तो इनके लिए तो 2 दिन जेल काटनी बड़ी मुश्किल हो गई। और ये सब बहुत सारे बड़े बड़े जहांदीदा सहाफत के नंबर लोगों के भी ख्याल में यही था, उनके पॉलिटिशियंस के ख्याल में भी था, और शायद उनकी अपनी पार्टी के भी बहुत से लोग। मेरा जाती भी ख्याल था कैसे ये बंदा जेल में रहेगा, नहीं रह सकता। लेकिन ना वो एक आज़ाद मंच तबीयत का बंदा है, ठीक है ना, जो उसको आपने बंद कर दिया, तो इनका भी ख्याल ये था कि ये 2 दिन में राय रास्त पर आ जाएंगे, कोई डील वील लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ सबको सरप्राइज़ कर दिया, सबको गलत भी साबित किया और सरप्राइज़ भी किया, और फिर हर गुजरते दिन के बाद उनके सरप्राइजेज़ में इजाफा ही होता चला गया। किस तरह कि अगर वो रुक ही गए थे तो सबको लगता था कि ये सारी गेम जो है ना सिर्फ इक़्तिदार की है, जैसे ही उन्हें इक़्तिदार ऑफर होगा तो फिर जो है ना वो फिर मान जाएंगे। चलो जेल तो उन्होंने काट ली है, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रेशर बना के, ठीक है। अब उसमें अगर देखिए, अगर सिर्फ उनका मतमा नज़र वाकई, जो अभी मेरी कोई खुशफहमी या खुशगुमानी भी हो सकती है लेकिन अगर उनका मतमा नज़र सिर्फ वाकई इक़्तिदार होता तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें ऑफर किया कि आए हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट बना लें। अगर पीपल्स पार्टी ने उन्हें ये ऑफर किया तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें पीपल्स पार्टी को गो अहेड होगा ना, तभी तो उन्होंने जाके बात की। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई रजामंदी होगी। तो इमरान खान साहब अगर सिर्फ यही चाह रहे होते कि जी मुझे जो है अपनी अब मुश्किलात ख़त्म करनी है और मेरी पार्टी को गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो मेरे लिए तो ये बड़ा एक आइडियल सिनेरियो कि मैं बना लेता हूँ फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट, बाद में जी जो ट्राइब्यूनल्स के फैसले आएंगे उससे हमें सीटें अगर वापस मिलती हैं तो फिर हो सकता है फिर तो मेरी अपनी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बन सकती। तो इस टाइप की आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी दोनों ने इलेक्शन रिग किया है और पूरे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा है, ताकि ये फिर उसी तरह मुझे ट्रैप में रखें जैसे मेरी पहले एक कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट थी, तो ये उसी तरह की मुझे एक नया ट्रैप है उनके लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद बीच में 2-3 दफ़ा ये चीज़ें हुई कि आप चलिए बाहर चले जाएं, आप बहुत सख्तियाँ भी हुई, बनी गाला बंद हो जाए, पेशावर हो जाए, 3 साल के लिए चले जाएं, 6 महीने के लिए चले जाएं, पेशावर चले जाएं, चलें आप थोड़ा सा अपनी वो कर लें खामोशी इख्तियार। खामोशी मीन्स कि आप कोई रेजिस्टेंस की इतनी बड़ी कोई तहरीक ना चलाएं या कोई इस टाइप की चीज़ ना करें, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अभी तक किए। क्या आपको लगता है क्यों नहीं किए? क्या चाह रहे हैं वो? इसलिए कि वो अब जितना टाइम निकाल चुके हैं ना, अब उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि जेल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और जिनको उन्होंने प्रूफ करना था उन्हें भी पता लग गया कि अब इनको मजीद आप कुछ डरा या प्रेशराइज नहीं सकते। इसके बाद मौत ही है। उसके बाद आगे उससे क्या है? अब एक बंदा जिसने 70-75 साल की उम्र देख के हर तरह की हाइप देख ली है, अब तो वो मौत से भी नहीं डर रहा। वो कहता है मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे क्या, अब मैंने और क्या दुनिया में अचीव करना है। मतलब आपकी अचीवमेंट्स क्या होती, सारी दुनिया आपका नाम जानती है, आपके नाम की वजह से पाकिस्तान का नाम जानती है, वर्ल्ड कप आप जीत लाए, फलाही काम आपने कर लिए, वज़ीर आज़म आप बन गए, पूरी आवाम जो है वो इस वक्त आप उनके दिल की धड़कन बन गए। उससे ज़्यादा आप किसी ने क्या अचीव करना? तो वो समझते हैं जितना वो कर चुके हैं अपने लिए, जो कोई शख्स सोच सकता है, तो वो समझता है उतना वो कर चुके हैं। उन्हें इस बात का, अब मुझे ये पर्सनली लगता है कि वो वाक़तन ये समझते हैं कि इस सारे क्राइसिस में जो पाकिस्तान इस वक्त है थ्रू आउट, उससे हम निकलना है, तो अब हमें एक वो जो जिसको हम शुरू से बात करते हैं ना कि सिविलियन सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर चलना, फिर हमें उसकी तरफ अब जाना पड़ेगा। ये हाइब्रिड निज़ाम, ये सारी जो पीछे की गेम्स, बैकडोर, सारी पावर पॉलिटिक्स जो ये सारी बहुत हो चुकी हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये उसमें, अब जाहिर है उसमें उन्हें शायद कोई आगे चल के थोड़ा बहुत किसी छोटी मोटी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, मे भी वो कर भी ले। ये भी हो सकता है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत साबित हो जाए, खान साहब बिल्कुल ही कुछ और कर दें। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है गिवन सर्कमस्टांसिस में कि अगर सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की बात होती तो ऐसी कई चांसेस आए हैं कि वो इसके ऊपर सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर उस वक्त हाथ नहीं मिलाया, उस वक्त नहीं किया, तो अब उनको क्या प्रॉब्लम है? अब जबकि उनके लिए दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसी 4 केसेस उनके ख़त्म हो चुके हैं, और अब आगे भी जो एक आध केस में सज़ा सुनवा देंगे, वो भी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके रिवर्स हो जाती है, तो आप
किस बुनियाद के ऊपर अंदर रख रहे होंगे, और अगर आप कोई फॉल्स केस बना के रखेंगे भी अंदर, तो फिर अगेन वही बात है कि फिर वर्ल्ड वाइड उसका एक प्रेशर भी डेवलप हो रहा होगा। और फिर ये सब उस वक्त हो रहा है जब आपका मुल्क भी एक स्मूथ ट्रैक पे नहीं है, मुल्क भी आपका वहीं रुका पड़ा है, वो भी नहीं चल पा रहा। तो जो इस वक्त मुल्क के भी करता धरता है, उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही कि मुल्क भी रुका हुआ है, आपको बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आ रही, अवाम आपसे नाराज़ हैं, और बाहर से भी अब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि आप लोग किस किस्म की मुमलिकत हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर उनको भी कोई इसका सोल्यूशन चाहिए कि इससे निकलें। तो अब इसलिए मुझे लगता है कि समहाउ और द अदर अब ये चीज़ जो है एक सोल्यूशन की तरफ जाएगी, क्योंकि इससे आगे अब मज़ीद आप क्या करेंगे, वही जैसे आपने बात की, इससे आगे ऊपर यही है कि आप खुदा न खास्ता किसी को मार के तो उसके अलावा तो कुछ नहीं है, उससे अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। और मज़ीद आप उससे क्या ले सकते हैं, सब कुछ तो आप उसको जितना नुकसान सियासी तौर पर, अखलाकी, करप्शन के केस, हर चीज़ कर कुरका के आपने देख लिया, तो इन दी एंड तो वो चीज़ नहीं आपको हासिल हुई। ना लोग उसकी हमायत से पीछे हटे, और ना वो आपकी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार हुआ, ना डरा, और ना उसने उसके ऊपर कोई लचक दिखाई। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जो बंदा 1 साल जेल गुजार ले पाकिस्तान में, उसका फिर सियासी करियर बहुत लंबा हो, उसके लेवल ही हो जाता है। मैं खुद सरप्राइज हूँ इमरान खान ने ये सफ़र तय किया। अब एक बड़े सिंपल सवाल की तरफ आते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बेहतर सीएम अभी तक कौन साबित हो रहा है, उस्मान बुज़दार या मरीम नवाज? वैसे ऑनेस्टली उस्मान बुज़दार पर तनकीद तो बहुत हुई, लेकिन उनको देख के लगता है कि इससे तो बेहतर शायद वो ही थे। देखिए मरीम नवाज साहिबा जो है, पहली तो सबसे दोनों में अगर कंपैरिजन ही करना है तो पहली चीज़ तो ये कि कम से कम उस्मान बुज़दार एक लेजिटिमेट वज़ीर आला थे जिसके पास अपना एक मैंडेट था। चलें उसको छोड़ दें, से आगे पहली बात ही बुनियादी वो आ जाती है। फिर अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप बात करें तो मुझे नहीं पता है कि ये उस्मान बुज़दार साहब का विजन था, मैं वैसे सॉरी टू से, लेकिन आई डाउट कि वो अपने तौर पे कोई फैसले लेते होंगे कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा था। जाहिर है, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी पंजाब, जो आप यूं इस सवाल को मेरा ख्याल है फ्रेम कर सकते हैं कि पंजाब अंडर उस्मान बुज़दार बेहतर था या पंजाब अंडर मरीम नवाज बेहतर है। क्योंकि उस वक्त अगर वो फैसले खुद नहीं ले रहे थे या उनका इतना विजन नहीं था, तो जो भी उनको फैसले करवा रहा था या पहले साल डेढ़ तो अलीम खान साहब ने चलाया लाहौर। पता नहीं, अब हर एक की अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं जी खान साहब खुद ही डायरेक्टली उनको हर चीज़ पे गाइड कर रहे थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं अलीम खान साहब, कुछ लोग तो इवन कहते हैं परवेज इलाही साहब अगरचे स्पीकर थे लेकिन वो भी काफी बड़ा बहुत सारे इन्फ्लुएंस में थे। तो मतलब उसके खैर एक अलग ही वो डिबेट आ जाती है। लेकिन देखिए ओवरऑल वहाँ पर जो आपकी उस दौर में ज़ाहिर है एक तो सेहत कार्ड स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल आखिर में तो स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट कुछ जगहों पे। फिर आपकी जो फार्मर्स हैं, आपके किसान, आपका खुशहाल था, आपकी जो अच्छी प्राइस मिल रही थी फसलों की, उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही थी। तो वो चीज़ें थी। उसके अलावा भी पंजाब में इन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनाए, और ये वो तो चली गई, लोग भी कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं इन्होंने भी कुछ, मरीम नवाज ने भी कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह, और ये लोग भी अपना सेहत कार्ड लाते हैं। नहीं एक्चुअली इन्होंने भी उसी मॉडल पे ला रहे हैं। अनाउंसमेंट तो खैर हर रोज ये किसी मंसूबे की कर रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड तो हमने ये देखना है कि वो रियलिटी में कौन सा मंसूबा में ऐसे पहले 100 दिन में उन्होंने 100 अनाउंसमेंट्स की थी चीफ मिनिस्टर। 100 अनाउंसमेंट्स में से आप मुझे कोई 2-3 बता दें जो आपको, अब उसमें एक अनाउंसमेंट ये भी थी साफ सुथरा पंजाब। अब आप मुझे बता दें कि कोई आपको डिफरेंस नजर आता है? पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में भी ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है। कोई मुझे मैं आपको सच बताऊं, जब शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर तब साफ था, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये उस तरह नहीं, मैं देखें जो चीज़ है वो है। जब शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो वर्चुअली मेयर लाहौर थे, डेवलपमेंट हुई थी तो उस वक्त हुई थी उनके दौर में, और परवेज इलाही साहब के दौर में बिल्कुल। अब उसके बाद भी इवन आप देखें कि उस बहुत सारी चीज़, अब ये इन्होंने एक और जो प्रोजेक्ट था कि वो पता नहीं ठेले वेले जो है वो दे रहे हैं। मैंने कहा ये पता नहीं पूरे पंजाब में कोई ठेले इस तरह के अब आ गए, हॉकर्स जो वो रेडियाँ लेके आ गए, वो मैं जाहिर है बाहर निकल तो मुझे कहीं दिखे नहीं। उस दिन मैं एक शादी में गई तो वो रायविंड रोड पे गुजरते हुए मुझे वो कुछ 8-10 जो रेडियाँ थी ना वो, हाँ, मैंने कहा अच्छा ये सिर्फ वो उधर रायविंड रोड पे जो 8-10 वो हैं उनके लिए लगा दी गई हैं कि मरीम नवाज साहिबा जब गुजरेंगी उनकी गाड़ी वहाँ से तो वो देख लेंगी कि जी 8-10 खड़ी हुई रेडियाँ। ये तो रियलिटी है कि हमारे जो निचले पॉलिटिशियंस होते हैं वो चीफ को खुश करने की ऐसे फर्जी चीजें तो करते हैं। अब वो एक ये आप कमरा बनाएं, उसको लश पश कर दें, फिर उसकी आप सोशल मीडिया पे वीडियो, मरीम नवाज ने रिफॉर्म कर दिए सारे अस्पताल चमचमाते हुए। अरे भाई एक कमरा आपको वो करके फोटोशूट तो आपने करा लिया, अदरवाइज आप जाके देखें अस्पतालों में वही सूरत हाल आपको नजर आ रही होती है। कई वीडियोस आपको अभी भी कहीं रोज रिपोर्टर्स जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जी वहाँ पे ये हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल
अब क्या कह सकते हैं, अगेन वही बात मैं कहूँगी कि उस्मान बुज़दार के साथ तो फिर हम उस वक्त ना कंपैरिजन, जब वो बड़े फुल पावर के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो तो खुद एक अपना एक कॉम्प्रोमाइज्ड सा सिस्टम कमजोर से कमज़ोर सी उनकी गवर्नमेंट भी कमज़ोर थी ना। देखिए वो उनके जो नंबर्स वाइज भी, मैंडेट वाइज भी, तो उस वक्त इवन वफाक में भी और पंजाब में भी इसी तरह ही था कि सपोर्ट के साथ ही वो ऐसे ही। PMLN का सियासी फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? एज इफ नाउ तो मुझे काफ़ी मखदूश नज़र आ रहा है ऑनेस्टली, और मैं ये कोई इस पे बहुत खुश होकर नहीं आपको कह रही कि मुझे वो बड़ी जमात, मुझे लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए जमातों में, जमातों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को परफॉर्मेंस बेस्ड, अदरवाइज भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग तगड़ी जमातें होनी चाहिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट में हो जमात उसको एक चेक हो कि जी अपोजिशन की जमात जो है मेरे ऊपर थी, फिर जो अपोजिशन में अगर वो गवर्नमेंट में आए तो फिर उसको पता हो गई है, तो अच्छी बात होती कि आप के पास स्ट्रॉन्ग जमातें हों। लेकिन बहुत वीक हो गई है PMLN। आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जो बेसिक इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं नैरेटिव के ऊपर, ये पिछले 2-2.5 सालों में तो बहुत डाउन गए हैं। और ना याद होगा आपको इमरान खान साहब के दौर में जब एक मूवमेंट चल रही थी, बड़ी मकबूलियत थी, तो सारे ज़िमनी इलेक्शन ये लोग जीत रहे थे, ऐसे ही जलसे जुलूस कर रहे थे, आपको एक हाइप नजर आती थी, मरियम नवाज आपको एक इमर्जिंग लीडर नजर आ रही थी, तब मरियम नवाज पॉपुलर हो रही थी, और उन्होंने जिस तरह से वो एक एग्रेसिव स्टाइल कैरी किया था या उस तरह से, तो वो एक सबने उन्होंने एक अट्रैक्शन हासिल की थी। जो बात मानने वाली है वो दुरुस्त है, और उस वक्त उनका जो एक पूरा चैलेंज करना था सिस्टम को, वोट को इज्जत दो, तो जाहिर है उन्होंने वो एक अपनी स्टैंडिंग बनाई थी। लेकिन जिस बुरी तरीके से उन्होंने उसको खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसको डैमेज किया, मरियम नवाज ने अपने लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए, वो बहुत मेरा ख्याल है नुकसानदेह साबित हुआ। इसमें टोटली मैं समझती हूँ जो इवन शहबाज शरीफ साहब की भी एक लेगेसी थी पंजाब में कि जी वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी की, आज शहबाज शरीफ साहब को वो बना दिया इन्होंने कि मतलब लोग सारा भूल गए कि शहबाज शरीफ साहब के भी, ये दुख होता है देख के, वो चीज़ हो गई। अब तो उसके बाद फिर आपकी रही सही जो ये खुशनुमाई और वो एक सेल्फ प्रोजेक्शन की जो एक शौक है, वो आपकी जो एक इमेच्योरिटी सी महसूस होती है चीज़ों की, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है और वो डैमेजिंग हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ एक चीफ मिनिस्टरशिप के लिए या अपनी एक वो पावर के लिए अपने जमात का नैरेटिव भी, अपनी जो चचा और वालिद साहब का जो थोड़ा बहुत एक वोट बैंक था उसको भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। और ऊपर से रही सही कसर ये कि अगला जो आपका सियासी मुखालिफ था वो बिल्कुल ही एक अलग पहाड़ बन के सामने खड़ा हो गया, तो उसके नीचे सारे वैसे ही दब से गए, तो बहुत नुकसान हुआ है। अभी थोड़ा सा इस सवाल पे आते हैं जो थोड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, लोग हमें लिखते भी हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो ओवरऑल एक इस्लामिक कंजर्वेटिव, मैं उसे कभी भी नहीं कहता, वैसे कंजर्वेटिव कहता हूँ, शरई असूलों को तो हम ना फॉलो करते ना समझते, ना हमें पढ़ने का शौक़ है, पर एज अ वुमन वर्किंग इन जर्नलिज्म आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मुझे वुमन होने की वजह से कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे कोई बड़ी कोई ऐसी जैसे अक्सर लोगों की बड़ी हरासमेंट के इश्यूज होते हैं, या कोई उनको लगता है कि उन्हें कोई लेग पुलिंग हो गई और पीछे रखा गया या अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं मिली। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझती हूँ कि मैं काफ़ी लकी रही हूँ, मुझे इस तरह की कोई मसाइल का सामना नहीं उस तरह से करना पड़ा। हाँ ये ज़रूर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चूँकि आपकी कुछ एडिशनल होती हैं टुवर्ड्स योर होम, तो फिर आपके लिए ज़ाहिर एक टफ़ लाइफ हो जाती है। जैसे अभी मैं अगर ऑफिस भी जाऊँ, मैं अपने व्लॉग्स भी करूँ, मैं अपने बच्चों को भी देखूँ, घर को भी देखूँ, तो एक ज़ाहिर है बीइंग वुमन आपके लिए वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन उसमें कोई मेरे प्रोफेशनल रुकावट है बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ जगहों पे कभी कभी फील भी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत गैदरिंग है बड़ी, आप उसमें PR डेवलप करते हैं, उससे आपके सोर्सेज डेवलप होते हैं, उससे आपको खबरें मिलती हैं अंदर की, आपकी एक एक आपकी नेटवर्क बन जाता है, इंटरेक्शन होता है आपका। तो बाज़ औक़ात बीइंग वुमन आपको बहुत सारी जगहों पे आप नहीं उस तरह से कंफर्टेबल होता है कि आप हर महफिल में जाके बैठ जाएं और हर किसी से आप फ्रैंकनेस भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपका नेटवर्क जो है वो उस लेवल तक शायद नहीं जा रहा जो कि बाकी कोई मर्द जर्नलिस्ट जो है वो एंजॉय कर सकता है या उस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरा ख्याल है कि जो आपकी मेरी जो गिवन एक स्पेस है उसमें मैं जो कर सकती हूँ बेहतर,
वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और होपफुली करती रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि बीइंग वुमन मुझे उसकी वजह से कोई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब 5 लोगों के मैं नाम लूँगा, आपने उनको मशवरा देना है, अच्छा। ठीक है? और बिल्कुल संजीदा होकर मशवरा देना है, क्योंकि वो 5 लोग रिलेटिवली मुल्क के मामलात में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को मशवरा क्या देंगे? हुकूमत से रिलेटेड तो जितने भी बंदे हैं ना, मेरा तो उनको एक ही मशवरा है कि भाई जो जाली मैंडेट है ना, वो ये मेरा ख्याल है एक कर्स है सियासतदान के लिए। ये उसके लिए एक बहुत बिल्कुल नाकाबिल कबूल ऑप्शन होना चाहिए कि वो हारा हुआ हो और वो एक जाली जीत के ऊपर बैठ जाए आके। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग इस हुकूमत से वाबस्ता हैं जिन्होंने जाली नोटिफिकेशन हासिल किए हैं, सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि अपनी सीट सरेंडर करें और इस बात को तस्लीम करें कि आप ने शिकस्त खाई है और उस शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए हैं। वो अच्छा खासा अपना चैनल चला रहे थे, कोई काम करते, लेकिन उन्होंने बहुत मेरा ख्याल है कि ओवर एम्बिशियस हो गए और बहुत आगे निकल गए। ये तो उनको मशवरा क्या देंगे? मशवरा ये कि वापस हो जाए, अब बैक पे आ जाए। मतलब आप क्या पॉलिटिकल मशवरे कह रहे हैं क्या? नहीं, नहीं मशवरा, कोई मशवरा। अच्छा हाँ हाँ, बस यही कि ये पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है, छोड़ें। अच्छा। अपना काम करें। आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब को हम कहेंगे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज। अच्छा, बात उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन चलिए ठीक है। और जो आपके इमरान खान साहब हैं, खान साहब को हम कहेंगे कि जी अब अगर यहाँ तक आ गए हैं तो असर के टाइम हम रोज़ा ना तोड़ें। अब अगर यहाँ तक फाइट लड़ ली है ना, तो फिर इसको अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं ताकि पाकिस्तान के लिए ये कोई एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। क्योंकि इतनी लड़ाई जितनी लड़ ली है उन्होंने, इतनी इससे पहले किसी ने नहीं लड़ी। तो अगर यहाँ तक आ गए हैं ना, तो अब अच्छा फिनिश करें। और आखिरी बिलावल भुट्टो साहब। काफ़ी लोग कहते हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर है वो बनेंगे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों में। अगर तो इस तरह बनवाना है प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब को बनवाया, तो फिर तो बिल्कुल बन सकता नहीं है। लग रहा है इस तरह बनवाना है। लेकिन अगर कुछ हालात चेंज हो जाते हैं और अगर कोई जेन्युइन इलेक्शन कमीशन आ जाता है जो जेन्युइन इलेक्शन करवा दे, तो फिर तो मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आता। पंजाब में आपको पता है पीपल्स पार्टी की कोई प्रेजेंस है नहीं है। और जो सिंध है वहाँ पर भी, कराची में तो बिल्कुल इनका पहले ही सफाया हो गया था। तो इंटीरियर सिंध तक सिर्फ ये लोग महदूद थे। खैर, बिलावल को मशवरा क्या देंगे? बिलावल को मशवरा ये देंगे कि आप जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, किसी एक साइड पे कर लें। ये जो आप 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं ना, ये कोई कभी भी किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं साबित हुई। बहुत शुक्रिया समीना बाजी आपका आने का। तो नाज़रीन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कहीं पे भी हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा की तरह ज़रूर कमेंट करें वीडियो पे, हम लिंक कर देंगे समीना आपा के सारे चैनल्स को, वहाँ पे जाकर उनको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोई भी सवाल होता है ज़रूर पूछें। आपका सुनने का शुक्रिया।